हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई कहानी के साथ। इस माँ की कहानी को सुनकर आप आंसू नहीं रोक पाओगी। कामनी निर्विकार भाव से बैठी हुई शून्य में ताक रही थी। सामने रखी हुई चाय कब ठंडी हो चुकी थी पता ही नहीं चला। कल तक जिस घर में हंसी मजाक ठठाटों की आवाज रसोई खुशबू से तर रहती, कहीं बेटी की साड़ियाँ बिखरी होती तो कहीं सलवार कमीज, कभी कौन सी फिल्म देखने जाना है इस पर भारी डिस्कशन होता, तो कभी अगली छुट्टियों की प्लानिंग। पर आज पूरे घर में एक गहरी चुप्पी सी थी। कामनी के कानों में अचानक बेटी और नातिन की आवाज गूंजने लगती, पर नजरें उठाकर देखती तो साए साए करता उदास घर खाने को दौड़ रहा था। गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था चारों ओर, ठीक कामनी के अंतर्मन की तरह। कामनी ने गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। बालकनी में टहलते हुए कामनी ने नीचे देखा। बगीचे में खेलते हुए बच्चों को देखकर फिर स्वीटी की याद आ गई। एक हुक सी उठी भीतर से, उसकी आंखें भिगो गई। बिल्कुल नीरू पक गई है स्वीटी। हाँ, नीरू भी तो इतनी ही थी जब उसकी गोद में आई थी। वक्त पंख लगाए कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। कामनी बालकनी में रखी आरामदायक कुर्सी पर आंखें मूंद कर बैठ गई। क्या दीदी, आपने चाय भी नहीं ली? तबीयत तो ठीक है ना आप? रीमा ने कंधे पर हाथ रखते हुए अपनेपन से पूछा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है कामनी, अचकचा कर बोली। दूसरी चाय बना दूं दीदी? कामनी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या बात है दीदी, लगता है आपको नीरू की याद आ रही है। रीमा वर्षों से कामनी के पास काम करती थी। वह भली भांति जानती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। अरे नहीं री, कामनी ने जबरदस्ती मुस्कुराने का प्रयास किया। बेटी तो होता ही पराया धन है। मैं तो खुश हूँ, ऐसा योग्य दामाद और नातिन का सुख मिला है मेरे जीवन में। मैं तो अगर दिया लेकर भी ढूंढती तब भी ऐसा दामाद न ढूंढ पाती। ये तो नीरू की किस्मत है कि उसे ऐसा होनहार, व्यवहार कुशल, नेक दिल जीवन साथी मिला है। चल थोड़ी सी कॉफी बना दे। रीमा को कॉफी कहकर कामनी अपने बेडरूम में आ गई। तकिया लेकर लेटी तो आंखें बंद करके सामने अतीत का चलचित्र भली भांति सजीव हो उठा। ये बात जब की है जब मैं बीए फाइनल में थी। एक दिन पापा ने आकर कहा, कल विकास के मम्मी पापा आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। कामनी तुम घर पर ही रहना। अचानक शादी की बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। मैं अभी आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनने की तमन्ना थी, पर जब पापा ने कहा तो एक टुक सा जवाब सुना दिया। देखो कामनी, मैं तुम्हारे कुछ बनने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। फिर तुम्हारे पीछे छोटी बहन भी तो है। अपनी नौकरी रहते मैं तुम दोनों के हाथ पीले कर देना चाहता हूँ। भगवान ने बेटा तो दिया नहीं, समय रहते अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। विकास अच्छे खाते पीते घर का लड़का है। वो तो तुम सुंदर हो इसलिए बात बनी, वरना उसके घर लड़की वालों की लाइन लगी है। पापा मुझे समझा रहे थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मेरे सपने चूर चूर हो गए। बहुत रोई थी उस दिन में। मुझे याद आए बचपन के वो दिन जब पापा मुझे राजकुमारी कहकर बुलाया करते थे। हम दो बहनें ही थी, पर पापा ने कभी हमें बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। पर आज पापा अक्सर कहते थे, देखना मेरी होनहार बेटियां मेरा दुनिया में नाम रोशन करेंगी। मैं इन्हें आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा। लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर जब ये जाएंगी तो दुनिया देखती रह जाएगी। शादी के बाद ठीक ऐसा ही हाल मेरा भी था। विकास को देखकर दिन शुरू होता तो विकास की बाहों में रात। मैं वही पहनती जो विकास को पसंद था, वही करती जो विकास को पसंद आए। मेरी सोच विचार पर विकास का कब्जा था। विकास के प्यार का जादू मेरे सर चढ़कर बोल रहा था। मेरी जिंदगी विकास से शुरू होकर उसके आगे पीछे लट्टू की तरह नाच रही थी। शादी के महीने भर बाद हम हनीमून मनाने गोवा चले गए। गुलाबी सुबह, सुहानी शाम, समुद्र की लहरें, खुशनुमा माहौल, पीगे भरता इश्क, गाली रेत पर निशान छोड़ते कदम, एक दूसरे की बाहों में बाहें और आंखों में आंखें डाले एक दूसरे के साथ। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा भी था जो मुझे हलवे के बीच में किरकिरी का एहसास करवा रहा था। हनीमून के दौरान मैं समझ गई थी कि विकास को काफी गुस्सा आता है। एक तरफ उसकी जिंदादिली मन मोह लेती तो दूसरी तरफ उसका गुस्सा मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर देता। बात बात पर रोकना टोकना विकास की आदत थी। विकास का बर्ताव मेरे सामने बहुत ही प्रश्न चिन्ह छोड़ रहे थे, पर किससे कहती, क्या कहती। 10 दिन गोवा में बिताकर हम इलाहाबाद लौट आए। धीरे धीरे मेरी समझ में आ रहा था
कि विकास जिद्दी, क्रोधी और गुस्से स्वभाव का मनमोजी इंसान था। मैं सब कुछ जान गई थी, पर मैंने सोचा मैं अपने प्यार से विकास की बुराइयों को अच्छाई में बदल दूं। बस इसी प्रयास में उलझती चली गई। मेरा समझाना विकास को हमेशा उपदेश ही लगता। वो झल्लाकर चीख पड़ता। संयुक्त परिवार में मुझे सबके सामने बार बार अपमानित होना पड़ता। मेरी टीस मेरी आंखों से आंसू बनकर बरसते, पर इससे कहाँ कुछ बदलने वाला था। दीदी कॉफी, रीमा ने लाइट जलाते हुए कहा। बाहर गहरा अंधेरा हो गया था, ठीक मेरे जीवन के छाए अंधेरे की तरह। पर रात को जो चंद्रमा आलोकित करता है, नीरू भी रोशनी बनकर आई थी मेरी जिंदगी में। कॉफी पीते हुए यादों के पन्ने फिर फड़फड़ाने लगे मेरे सामने। शादी के 2 साल बाद विकास का तबादला दिल्ली हो गया। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम सबके सामने जलील तो नहीं होना पड़ेगा। विकास की आदतें यहाँ भी जो की तो ही बनी हुई। हर बात, हर चीज में मेन मीख निकालना, चिल्लाना, अपनी टांग छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात ऊपर रखना और उसके स्वभाव का हिस्सा थी। मैं लाख कोशिश करती, पर विकास किसी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था। कभी कभी मेरा मन करता कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊं, कहीं दूर, बहुत दूर। पर कहाँ? ये ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब मैं नहीं ढूंढ पा रही थी। परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ा मेरा मन डोली में आने वाली सिर्फ अर्थी पर ही वापस जाती है कि आगे कुछ नहीं सोच पा रहा था। दिन, महीने, साल यूं ही गुजरते जा रहे थे। धक्का मुक्की करते हुए सांसें चल रही थी। मेरा मोम दिल अब पत्थर होता जा रहा था। मुझे सब कुछ सहने की आदत सी हो गई थी। फिर चाहे वो शब्दों के तीर हो या बोलने की एवरेज में मिलने वाला तमाचा। शादी को 4 साल बीत गए थे। विकास को एक और बहाना मिल गया मुझे अपमानित करने का, पर मेरी गोद सुनी ही रही। भगवान भी न जाने किन कर्मों का फल दे रहा। डॉक्टर ने तो सब कुछ नॉर्मल ही कहा था, पर हारे हुए ज्वारी की तरह चुप रहना मेरी नियति बन गई। कॉफी खत्म कर टहलते हुए याद आए वो दिन जब नीरू मेरी जिंदगी में आई। उस दिन सुबह आँख खुली तो लगा नीचे काफी शोर हो रहा है। मैंने बालकनी से देखा, पर माजरा समझ नहीं आया तो मैं नीचे चली गई। पुलिस भी थी। पता चला कि किसी टैक्सी वाले की टैक्सी में कोई अपनी 1 साल की बेटी को छोड़ गया था। बच्ची उस भीड़ को देखकर लगातार रोती जा रही थी। सब उस मासूम से तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे, लेकिन वो उन सब अजनबियों की फटी फटी आंखों को देखती और फिर रोना शुरू कर देती। पुलिस अपनी पूछताछ कर रही थी। टैक्सी वाला अपनी अनभिज्ञता की कहानी कह रहा था। लोगों के सवाल जारी थे। कोई माता पिता की भूलने की बात कहता, तो कोई जानबूझकर छोड़ देने की, कोई बेपरवाही के अन्य किस्से सुना रहा था, तो कोई भगवान की लीला बता रहा था। पर किसी को बच्ची की परवाह थी ऐसा लग नहीं रहा था। मैंने आगे बढ़कर बच्ची को गोद में ले लिया और फिर पास में पान की दुकान पर एक टॉफी और बिस्कुट खरीद कर दे दिए। बच्ची थोड़ा सा स्नेह पाकर चुप हो गई। मेरी ममता मुझे मजबूर कर रही थी। मैं लगातार उसके सर पर हाथ फिराती जा रही थी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई समाप्त की और मेरी गोद से बच्ची को लेने लगी। मैं जैसे ही बच्ची उन्हें सौंपने लगी तो वह फिर रोने लगी। अब मेरी ममता अपने चरम सीमा पर थी। मैं उसे रोते हुए नहीं देख पा रही थी। फूल सी नन्ही जान मेरी गोद से नीचे नहीं उतरना चाहती थी। उसने मेरी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ रखा था। मेरे भीतर की माँ ने बिना विकास की परवाह किए कहा, जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते क्यों न मैं इसे अपने पास रख लूं। पुलिस वालों की तो जैसे बला टली। मेरा नाम पता नोट कर लीजिए। पुलिस ने अपनी राह पकड़ी और मैंने अपनी। क्यों नहीं, जब इसके माँ बाप मिल जाएंगे हम इसे ले जाएंगे। मैं बच्ची के सर पर हाथ फिराते हुए उससे बातें करते हुए जब घर के दरवाजे पर पहुंची तो मेरे होश उड़ गई। विकास दरवाजे पर ही खड़ा था। विकास, यह बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई है और बुरी तरह से रो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों न इसे अपने घर ले आऊं। विकास पांव पटकते हुए भीतर चला गया। आने वाले तूफान का अंदाजा हो चुका था मुझे, पर अब क्या, तीर तो तरकस से निकल चुका था। विकास पता नहीं क्या सलूक करती पुलिस इस मासूम के साथ, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। क्यों, ठीक किया ना मैंने। यह कहते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। बदन सूखे पत्ते की भांति कांप रहा था। हाँ हाँ, बड़ा पुण्य का काम किया है। न जात का पता न धर्म का पता नहीं किसका पाप है। बस ले आई गोद में उठाकर। घर पर ही पड़ा था मैं, पूछने की जहमत नहीं उठाई तुमने।
बहुत चर्बी चढ़ने लगी है ना आजकल तुम्हें। भुन भुनाते हुए विकास ऑफिस चला गया। 4 दिन तक लड़की के माँ बाप का कोई पता नहीं चला। विकास रोज मुझसे लड़ता, लड़की को पुलिस के हवाले करने की बात कहता या फिर अनाथालय छोड़ने की रट लगातार कहता, पर मुझे अपनी ममता की पुकार के आगे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विकास की हर बात पर मैंने चुप्पी ब्रह्मास्त्र रख दिया था। मेरी चुप्पी उसके गुस्से की ज्वाला में घी का डालने का काम कर रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके विकास से पूछा, विकास क्यों न हम इस बच्ची को गोद ले लें? प्लीज विकास मान जाओ ना। यह बात सुनकर विकास ने मुझे न जाने कितनी जली कटी बातें सुनाई। उसने मुझे और फिर अपना फैसला सुनाते हुए बोला, देखो गामनी, किसी और के पाप को मैं अपने गले की घंटी हरगिज नहीं बना सकता। मैं 3 दिन के लिए कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँ तो ये पाप का लोथड़ा मुझे यहाँ नहीं दिखाई देना चाहिए, वरना ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। दहाड़ता हुआ विकास चला गया। भीतर तक कांप गई थी मैं। अजीब कसमकस थी। एक तरफ जिद्दी झगड़ालू पति था तो दूसरी तरफ फूल सी मासूम बच्ची जो अब मुझे अपने वजूद का हिस्सा लग रही थी। बहुत उलझन भरे थे वो दिन। मैं उस मासूम बच्ची को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। मेरी ममता का वेग इतना अधिक था कि मेरी छाती से दूध उमड़ रहा था। न जाने किस भाववेश में मैं उसे दूध पिलाने लगी थी। भगवान ने मेरे लिए अनमोल तोहफा भेजा था। मेरी मन्नतें, प्रार्थनाएं, व्रत और उपवास सब पूरे हो गए थे। फिर भला कैसे छोड़ दूं डूबती नैया की इस पतवार? क्या पति के लिए मैं अपनी ममता में गलत कौन है जिंदगी में कि उसके बिना जिया नहीं जा सकता? क्या मंगलसूत्र और सिंदूर की बेड़ियों में जकड़ी नारी का पति अलग कोई व्यक्तित्व नहीं है? क्या गुस्सेल पति और गालियां खाने से अच्छी ममता के संबंध में गोते खाना लगाना नहीं है? यह प्रश्न बार बार मेरे आत्ममंथन कर रहे थे। प्रश्नों के चक्रव्यूह में उलझते निकलते 2 दिन बीत गए। अजनबी मासूम बच्ची और अपने पति विकास में से मुझे किसी एक को चुनना था, वो भी विकास के लौटने से पहले। आखिर बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला कर ही लिया। न तो इसे पुलिस के हवाले करूंगी और न ही इसे अनाथालय भेजूंगी। पत्नी बनकर बहुत जी ली, अब माँ बनकर जीना चाहती हूँ। यह दृढ़ निश्चय करके मुझे जोश में भर विकास में जा रही हूँ। पत्नी बनकर जी ली। मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरी कोई खास जरूरत होगी। आज इस मासूम को मेरी जरूरत है। तुम इसे अपना नहीं सकते तो मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती। इसलिए मैं जा रही हूँ, माँ बनकर जीना चाहती हूँ। तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लेना। मैं कभी तुम्हारे पास लौटकर नहीं आऊंगी। मुझे जीने का मकसद मिल गया है। मैं इसे खोना नहीं चाहती हूँ। कामनी इसके पश्चात दिल्ली से दूर महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में आकर बस गई। अब सफेद साड़ी मेरे विधवा होने की पहचान थी। बेटी का नाम मैंने निरुपमा रखा था और उसके पिता की जगह अग्रवाल भर दिया। यहाँ आकर मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में एक स्कूल में नौकरी लग गई। नीरू और मैं साथ साथ स्कूल जाते। जिंदगी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जितनी आमदनी हो जाती थी काफी था। नीरू धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। पढ़ने में वह काफी तेज थी। टेबल टेनिस खेलने में तो उसका जवाब ही नहीं था। बस यही थी मेरी पहचान जो आज तक कायम है। राज्य स्तरीय कई पुरस्कार मिले थे उसे। इसी दौरान उसकी मुलाकात संदीप से हुई। पहले प्यार, फिर दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। और करीब 3 साल पहले मैंने शादी कर दी नीरू की। पिछले 10 दिन नीरू और संदीप और नातिन स्वीटी छुट्टियां मनाने आए थे मेरे पास। मैं आज पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मैं एक माँ के रूप में, नानी के रूप में, मेरे हाथ खुद पर खुद आसमान की ओर जुड़ जाते हैं। हे भगवान, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। तूने मेरी गोद ममता से भर दी। मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरी बेटी नीरू। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ, सिर्फ एक माँ। हाँ, सिर्फ एक माँ। सोचते सोचते अपनी गीली आंखों को पोंछते हुए मेरी उंगलियां नीरू के नंबर डायल करने लगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।